ये इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड का बी पार्ट है। हमने थर्ड ए पार्ट में 1 to 7 टॉपिक कवर किए थे जो आपके स्क्रीन में इस समय सामने दिख रहा है। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ देखेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो प्रूफ नहीं है गॉस थ्योरम का। गॉस और उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसमें हम कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम भी देखेंगे और उसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे 3। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा सा शॉर्ट ट्राई करूंगा इसको मैं, फिर अगले हम इससे कैपेसिटेंस में चले जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 4। अभी ये थर्ड का पार्ट बी हम स्टार्ट करें, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड पार्ट का बी सेगमेंट। तो देखिए यहाँ पर जो हमने कल देखा था इसे मैं जल्दी से स्किप कर देता हूँ। हमने इसको यहाँ तक कवर कर लिया था, यहाँ तक। ये हमारा लास्ट था जिसमें हम 3A में देखे थे। 3B पार्ट में देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो देखिए अब हम जा रहे हैं पढ़ने गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में बहुत ज़्यादा यूज इन 2 टर्म्स का है, जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले एरिया वेक्टर का क्या होता है, तो कोई भी लाइन आप देखो यहाँ पर ये एन कैप, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करे, तो ये लाइन इस एरिया का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जो लाइन जिसे हम एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट, यानी कि एक लाइन है जो एक एरिया का किधर की तरफ फेस है या किधर की तरफ उसका ओरिएंटेशन है, ठीक है, उसको अगर डिफाइन करता हो तो उसे हम एरिया वेक्टर नाम दे देते हैं। और जनरली हम बहुत छोटा लेके चल सकते हैं और उसे हम बाद में ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या है। फ्लक्स का मतलब होता है, अच्छा फ्लक्स आगे मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा, इसीलिए पहले तो हम फ्लक्स देखते हैं फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। फ्लक्स का मतलब है, मान लीजिए आपके पास कोई फील्ड है और फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, फील्ड लाइन से, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो मैग्नेटिक हो। और हमारे पास एक एरिया है, तो अगर कोई भी फील्ड है, ठीक है, उसके बीच में हमने किसी एरिया को रख दिया है, ठीक है, प्लेस कर दिया, तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फील्ड लाइन, याद रखना ये मैग्नेटिज्म में भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना क्रॉस कर देता है, तो उस अमाउंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो सिंस इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैट से डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो आई होप कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। बाकी मैं आगे जब एक बार ये इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर फिनिश कर देंगे थियरी वाइज, तो हम फिर इसे और ज़्यादा डिस्कशन में लाएंगे, फ्लक्स की बातें और गॉस थ्योरम की बातें, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अब डिफाइन करूं तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने बताया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक मान लीजिए चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक फील्ड होगा। ये देखिए प्लस इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, प्लेट रखा हुआ है, यहाँ कोई नेगेटिव प्लेट रखा हुआ है, ये सारा लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर कोई एरिया आप लाते हो तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया, क्रॉसिंग मीन्स नॉर्मली क्रॉस करना चाहिए अ पर्टिकुलर एरिया, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज इट क्लियर? अब देखो, अभी हमने एरिया वेक्टर की बात की थी, ठीक है। एरिया वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइन और एरिया आपस में एक एंगल बनाएगी अलग अलग पोजीशन में। जैसे यहाँ आप देखो, यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री एरिया वेक्टर अगर मैं ऊपर की तरफ शो करूँ, ये देखिए एरो, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इधर है, यानी कितना एंगल बना 90 डिग्री। अगर हमारा एरिया वेक्टर इधर की तरफ रिप्रेजेंट करूं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या आया, थीटा डिग्री, और अगर एरिया वेक्टर को भी मैं इधर ही रिप्रेजेंट करूं और फील्ड लाइन भी उधर ही है तो 0 डिग्री। और यहाँ पर देखो एरिया वेक्टर इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड है, तो हमारे पास जनरली जो डिस्कस हम करेंगे वो है 0 डिग्री केस, 180 डिग्री केस, 90 डिग्री केस एंड एनी एंगल केस थीटा, ठीक है।
तो मैथमेटिकली जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट को आप ओपन करते हो तो आपको पता है ई डॉट ए विल बी इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगर मैं बहुत छोटा सा एरिया लेता हूं तो डी फाई हो जाएगा, ठीक है। फाई यहां सिंबल है फ्लक्स का, तो डी फाई ई डॉट डी एस एंड दिस विल बी इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब यहां से देखो, यानी फ्लक्स हमारा कॉस थीटा वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें एक चीज पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 पर क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम, और 90 पे क्या होती है, 0 मिनिमम। इज इट क्लियर? तो अगर हम इन सारे केसेस में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, मान लीजिए ये केस नंबर फर्स्ट, इस वाले केस पे देखें तो यहां पर फील्ड भी इधर है और डीएस भी इधर है, यानी कि यहां पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, दिख रहा है, क्योंकि कॉस थीटा 0 है और कॉस थीटा मैक्सिमम है। यहां पर -1 मैक्सिमम ही है लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहां पर 0 आ जाएगा क्योंकि ds और e के बीच 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। और यहां का तो जनरल फॉर्मूला हम लिख ही रहे हैं, e डॉट डी एस दैट इज ई डी एस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम एक चीज अगर मैथमेटिकल इसको डिफाइन करने जाए तो फ्लक्स को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो s लिखा है, 3 टाइप ऑफ इंटीग्रेशन से आप डील करोगे फिजिक्स के अंदर। एक होता है लीनियर इंटीग्रल जिसमें L अलोंग लेंथ इंटीग्रेट किया जाता है, तो यहां पर एक सिंबल आ जाएगा L और यहां पर जो छोटी क्वांटिटी होती है वो dl होती है। नेक्स्ट होता है सरफेस इंटीग्रेशन, तो ये देखिए यहां S है, सरफेस के साथ यहां ds आ जाएगा। और अगला जो टाइप होता है वो है वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन, उसमें यहाँ v लिखते हैं और यहाँ dv आ जाता है। तो आपको फॉर्मूला से ही दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रेशन की यूज करें, यानी कि हमें फ्लक्स निकालना है तो एरिया चाहिए 100%। कई बार एरिया नहीं गिवन होता है तो हम गॉस थ्योरम में देखेंगे कि कैसे एरिया पहले बनाएं, और मतलब गॉसियन सरफेस एक हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। एनीवेज अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एसआई यूनिट इसका अगर हम बात करें तो nm स्क्वायर कूलम -1 और jm c-1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल केस जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया, इसे आप चाहो तो यहाँ नोट कर लो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी थियरी पार्ट हम कवर करेंगे इसमें जो नोट है और ये जो नंबरिंग में हम लिखे रहेंगे, ये जो नंबरिंग रिप्रेजेंटेशन हुई है, इसको आप तुरंत पॉज करके या साथ में अलोंग विथ आप इसको नोट कर लोगे, क्योंकि यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 केस है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया पीछे फॉर्मूले में। अगला टॉपिक है सॉलिड एंगल। तो अभी हमने एक बात कही सरफेस की, सरफेस के अंदर हम सॉलिड एंगल को लेते हैं, जैसे कि एक तो होता है सिंपल, ये देखिए R और N के बीच सिंपल एंगल क्या है, थीटा है, देख रहे हो 2, एक तो ये लाइन एक ये लाइन। लेकिन अगर मैं एक कोण बना लूं तो ये देखो टोटल कोण का एंगल जो होगा उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। या आप ऐसे देख लो, अपने जहां पर आप रूम में बैठे हो उसका कोई कॉर्नर पकड़ लो, उस कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा 3 लाइन, ठीक है। उन तीनों लाइन का एंगल को हम सॉलिड एंगल कह देंगे। इज इट क्लियर? यूनिट होता है सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, और सॉलिड एंगल जो होता है वो किसके किसके बीच सस्पेंड होता है, किसके किसके बीच वो सबटेंड होता है, तो एक तो सेंटर होगा और उसके अलोंग जो रेडियस पार्ट है स्फेरिकल, वो सारा सॉलिड एंगल बनाएगा। तो मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, डी सिग्मा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और यहाँ की जो वैल्यू है अगर हम यहाँ कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हो, कन्वर्जन पे हेल्प करेगा। अगला हमारा है गॉस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म इस वीडियो को थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे, आई मीन इस वाले पार्ट को। रीज़न है CBSE 12th में 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसके एप्लीकेशन 5 मार्क्स में बनते हैं, ठीक है। और IIT जी और नीट के क्वेश्चंस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले तो गॉस थ्योरम बात करते हैं। व्हाट इज़ गॉस थ्योरम? तो गॉस थ्योरम ने एक बात बोली थी कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, जो हमारा सरफेस इंटीग्रल होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एरिया या सरफेस विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स जो उसमें नेट चार्ज इनक्लोज होगा विद इन दी सरफेस, यानी मैथमेटिकली फाई विल बी सरफेस क्लोज्ड। ये देखिए यहाँ पर पिछले इंटीग्रेशन में देखो यहाँ क्लोज नहीं है, यहाँ पर क्लोज है, यानी अगर आप ए बी सी डी की बात करोगे तो ए बी सी डी ए पर दोबारा जाना पड़ेगा। तो क्लोज सरफेस का ई डॉट डी एस जब आप करते हो तो ये 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दी सरफेस हो जाता है। प्रूफ अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, 12th बोर्ड के लिए, तो ये आपको करना नहीं है, फिर भी आप इसे देख सकते हो। प्रूफ कैसे करें, एक हम स्फीयर ले लिए, देखिए क्लोज सरफेस है, सेंटर से हमने एक, आप देखो ये एक छोटा सा एरिया ले लिया और उसका एरिया वेक्टर ds और फील्ड भी उधर ही ले लिया, यानी मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम केसेस वेरियस डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो डी फाई डॉट डी एस हो जाएगा, ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर आर वेक्टर, डी एस एन कैप, आर वेक्टर और एन कैप का एंगल सिंस 0 है दिख रहा है, देखिए तो cos 0 1 होता है, तो हम सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डी एस बाई आर स्क्वायर। अब डी एस का आप सरफेस इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम होगा कि स्फीयर का टोटल सरफेस का जो इंटीग्रेशन होता है छोटे का वो हो जाएगा 4πr²। तो जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखो फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एस ओवर, तो ये आ गया क्यू बाई ε0 जो कि हमारा स्टेटमेंट था। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं। अगर हम क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप, वहां पर हमने क्या लिया, स्फीयर का एक एग्जांपल लिया। अब मैं दूसरा केस ले सकते हैं, ये आईआईटी में बहुत क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, तो आईआईटी की जो तैयारी कर रहा है वो थोड़ा सा इसे ध्यान से देखेंगे। यहां पर हम कोई भी क्लोज सरफेस की हम बात कर लें तो वहां पर देखिए आर और एन तो हम सेम लेके चले हैं, मैक्सिमम का केस लेके चल रहे हैं। अगर वो न्यूमेरिकल वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज थीटा पे आता है तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कितने टाइप ऑफ पॉसिबल केसेस हैं। एक 0 डिग्री का केस है, एक 90 डिग्री का केस है जिसपे 0 हो जाएगा, एक 180 डिग्री माइनस में चला जाता है और एक आपका 0 डिग्री, यानी 0 180 डिग्री 90 डिग्री और एनी डिग्री दैट इज थीटा पे हम जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये वाला आप जल्दी से देख लो, यहां पर हमने ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर लेके जब इसको एलिमेंट्री हमने इसको इंटीग्रेट किया सरफेस वाइज, देन ऑल्सो क्योंकि अभी हमने देखा था, याद है सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन 4π होता है, और अगर हम इस वैल्यू को रखें तो ये क्यू बाई ε0 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कैसे हम कूलम्ब्स लॉ को गॉस थ्योरम से डिराइव करें। तो यहां भी हमने एक स्फीयर ले लिया, बात वही मैक्सिमम केस के लिए हम डिफाइन करते हैं, जब तक दिया ना हो तब तक हम हमेशा मैक्सिमम लेके चलते हैं। तो हमने गॉस लॉ लिख दिया सीधा। गॉस लॉ में जो ई डॉट डी एस है, ई की वैल्यू अगर हम डी एस के साथ इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेप, यानी फाई को हटा दो आप, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई ε0 से आप स्टार्ट करो, तो डी एस का 4πr² क्यू बाई ε0 ई निकल गया, बट हमें पता है एफ होता है क्यू ई, तो यहां पर हम फोर्स का फॉर्मूला निकाल देंगे, Q इंटू में E की जो वैल्यू आपकी उससे मल्टीप्लाई कर दो और आप देखो यही कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, अगला है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो देखिए 3 एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। पहला हम जा रहे हैं, देखिए ये जो रेड कलर की लाइन है ये एक चार्ज रॉड है, लेकिन अब जब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे तो गॉस थ्योरम में तो हमें सरफेस चाहिए, और लाइन में अगर क्लोज्ड बहुत पतला रॉड है तो उसमें सरफेस तो होता नहीं, उसे तो हम लाइन मान लेते हैं क्योंकि उसका जो साइड का आर होता है वो एल से बहुत ही छोटा होता है। तो उसके लिए हम एक, देखिए यहां पर देख रहे हो ये ग्रीन कलर का, ये हमने एक सरफेस मान लिया, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस को आप ध्यान दो तो 3 जगह दिख रहा है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट सी। पॉइंट ए पे भी छोटा एरिया, पॉइंट सी पे भी छोटा एरिया, पॉइंट बी पे भी छोटा एरिया। अब एंगल वाला याद है ये माइनस है, ठीक है, आप देखो ये सारा प्लस प्लस, ये देखिए प्लस चार्ज है, यानी कि फील्ड लाइन किधर जाएगा, बाहर की तरफ, फील्ड लाइन किधर जाएगा, बाहर की तरफ। अब जरा इस वाले सरफेस का, बी वाले सरफेस का जरा एरिया वेक्टर देखो, इस साइड है और फील्ड हमारा कहाँ इस साइड है, 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री, ये तुरंत समझ में आ रहा है 0 होगा इस वाला पोर्शन। सिमिलरली वाला पोर्शन देखो 0 होगा। अगर हम इसकी बात करें इस वाले की, तो फील्ड भी बाहर है, डीएस भी बाहर है, इसका मतलब यहां पर हमारे पास फील्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्लोज सरफेस में फाई का इंटीग्रेशन करते हैं जब,
तो ई डॉट डी एस का क्लोज सरफेस हमारे पास 4 बन रहा है। देखो ए that is this area, then B that is this area, then C that is this area, ये वाला एरिया जो आपका बच रहा है। अब इस एरिया पे ध्यान दे तो A वाला एरिया 0 हो गया क्योंकि cos 90 है, B वाला एरिया भी 0 हो गया cos 90 है। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ क्या बच जाएगा, E डॉट डी एस बच जाएगा। और डी एस ये आप देख रहे हो, ये सरफेस, ये रॉड का सरफेस है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 पाई आर एल। हेंस हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हमारा E इंटू में 2 पाई आर एल। बट अभी गॉस थ्योरम क्या कहता है कि E डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो E इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। तो वहां से एक फॉर्मूला हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल। लेकिन यहां पर आप देखो लेमडा के टर्म्स में ब्रेक किया गया है। लेमडा क्या होता है, तो इससे पहले हमने देखा था लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लेमडा को लिख सकते हैं क्यू बाई एल। तो आप यहां से देखो, आप जो 2 पाई आर एल है एल की जगह, ठीक है, आप देखो ये थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड किए हुए हैं, बट आप चाहो तो यहां पर पिछला जो केस था E इंटू 2 पाई आर एल को आप यहाँ इक्वल कर दो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो E आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। अब क्यू बाई जो L है उसको आप लेमडा लिख दो, तो आपके पास देखिए फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आउटवर्ड होगा। क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, आपको मालूम है बाहर की तरफ होता है, यही नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ होता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। यहां पर देखिए ये जो आपका ये फिगर है, ये एक चार्ज हमारे पास शीट है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज शीट है, इसमें भी आप जरा ध्यान दो, एरिया वेक्टर इस शीट का इधर है, एरिया वेक्टर इस शीट का इधर है, इसको भी हमने गॉसियन सरफेस में इनक्लोज किया है। तो कैसा सरफेस लिया है हमने, सिलेंडर टाइप का लिया है। अब फिर वही रिपीट करना है, गॉस थ्योरम हमने अप्लाई किया, किसके किसके बराबर होगा, ए वाले सरफेस के, बी वाले सरफेस के डॉट प्रोडक्ट के, और सी वाले सरफेस के डॉट प्रोडक्ट के। तो इसको सेम वही प्रोसेस है, 0 0 90, और दिस विल गिव यू 2 इंटू में, क्योंकि हमारा ये सर्किल वाला पार्ट बच गया ना बीच में, तो सर्किल का जो एरिया इंटीग्रेशन होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर वही बात सिग्मा, यहाँ पर एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो सिग्मा होता है क्यू बाई ए या क्यू बाई एस। तो आप एरिया से जब सॉल्व कर लोगे, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2 इंटू में पाई आर स्क्वायर आया है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ राइजेस, कुछ लोग पूछेंगे 2e क्यों आया है सर। तो देखो दो बाउंड्री होती है, एक सरफेस होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। तो ये जो प्लेट है ये देखो दोनों साइड से ओपन है, ये भी और इसके पीछे वाला पोर्शन भी। तो कितना एरिया इनक्लोज, कितना एरिया की हम बात करेंगे, 2। एक तो इस साइड वाला एरिया ये जो प्लेट का, और एक इस साइड वाला एरिया ये का। इसीलिए हम जब भी हम प्लेट की बात करेंगे, रिमेंबर इट, हम ट्वाइस लेते हैं, एरिया की जो वैल्यू हो जाती है वो ट्वाइस लेके हम चलते हैं। तो यहाँ से 2e इंटू पाई आर स्क्वायर को हम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और वहाँ से हम ये निकाल सकते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया है, या आर स्क्वायर यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया है, तो हम क्यू बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर। फिर वही बात, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाली लाइन, अगर प्लेन शीट थिक यानी कि आपकी, आप देखो अभी हमने दोनों साइड लिया ना, अगर हम सिर्फ एक साइड की बात करें, ठीक है, सिर्फ हम एक साइड की बात करें, तो जो हमारा पार्ट आया है वो आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डबल की बात करेंगे तो इट विल बी ट्वाइस, तो सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट। इस बार देखो 2 शीट लिए हैं, दोनों पॉजिटिव, इसका 3-4 केस बन सकता है। देखिए 1 प्लस 1 नेगेटिव ले लिए, दोनों नेगेटिव ले लिए, जो हम आगे इन हैंड रिटन आपको समझाएंगे इस चैप्टर के एंड में, कि उस पर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर जनरली जो हम एरिया ले रहे हैं, हम जो केसेस यहाँ पर बना रहे हैं, तो हम तीनों केस को डिफाइन कर रहे हैं, और इसका यूज कैपेसिटर में बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए
एक केस हम लिए हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज है जिसका डेंसिटी सिग्मा है 1 है, एक भी पॉजिटिव चार्ज है उसकी भी डेंसिटी सिग्मा 2 है। अब जरा सा रीजन देखिए, ये एक रीजन हो गया, ये बीच का एक रीजन हो गया, ये साइड का तीसरा रीजन हो गया। सबसे पहले तो हम फील्ड देख लेते हैं, प्लस से हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये भी प्लस है तो इसका भी बाहर की तरफ, यानी E1 भी बाहर और इस वाले की तरह वजह से E2 भी बाहर, यानी इसमें आप देखो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जुड़ेंगे, यानी सबसे ज्यादा फील्ड यहां पर होगा। ठीक, अब जरा बीच में आ जाते हैं, इस वाले की तरफ से बाहर और इस वाले की तरफ से बाहर, ये देखो इस वाले की तरफ से इस डायरेक्शन में, इस वाले की तरफ से बाहर, यानी इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल हो गया ना। ठीक है, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम रहे तो आप देखो यहाँ फील्ड तो खत्म ही हो जाएगा, अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे केस बना के। थर्ड वाला आप देखो, इस वाल पॉजिटिव है बाहर, ये भी पॉजिटिव, इसका भी फील्ड बाहर, फिर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जोड़ दिए जाएंगे, तो रीजन 1 में दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में, यानी E1 प्लस E2 हो जाएगा। रीजन 2 में अपोजिट है तो E1 माइनस E2 हो जाएगा। रीजन 3 में सेम डायरेक्शन में तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो ये देखिए तीनों केस, E1 प्लस E2 आप करोगे, अभी हमने पीछे निकाल दिया कि एक प्लेट की वजह से क्या होता है, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो तो आप देखो ये 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 2 ऊपर नीचे से कैंसिल, तो E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां तो जीरो आना है, आप देखो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, अगर दोनों इक्वल होता तो जीरो हो जाता ना। और इसमें देखो यानी कि थर्ड रीजन और फर्स्ट रीजन के आंसर सेम आएंगे, इसका आपका जीरो आ जाएगा अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो। तो पॉज करके नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जरा ये वाला देखो अगला केस, इस बार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका फिर देखो 3 रीजन, बहुत ध्यान से देखना जो मैं बात कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आया नीचे कमेंट करो और या मेल करिए, मैं उसको फिर आपको दोबारा से इसको 1 to 1 समझाऊंगा, दैट इज बाय माय ओन हैंड राइटिंग। अभी हम 3D फिगर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखो इस रीजन में पॉजिटिव है बाहर की तरफ, नेगेटिव है फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। आप देखो यहाँ दो वेक्टर अपोजिट हो गए, यानी यहाँ माइनस होने वाला है। ठीक, और फिर वही बात, सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर होगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं है तो फिर हम एक फॉर्मूला बना देंगे। बीच में देखो प्लस की वजह से बाहर और नेगेटिव की वजह से अंदर, दोनों जुड़ गए। देखो यानी क्या समझ में आया, जब अपोजिट चार्ज हो तो बीच में सबसे ज्यादा फील्ड, और उससे पहले वाले में सेम चार्ज हो तो बीच में फील्ड सबसे कम होता है। थर्ड रीजन में देखो माइनस की वजह से अंदर और प्लस की वजह से बाहर, यहाँ देखो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर है। नीचे देखो फिर वही 3 केस, इस बार रीजन 1 में जीरो होने के चांस है, क्योंकि अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर के जीरो हो गया। रीजन 3 भी ऐसे ही हो जाएगा, रीजन 2 में मैक्सिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, अगर दोनों इक्वल हो तो सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाई ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थर्ड केस आप देखो, थर्ड केस में हम ले रहे हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। आप ध्यान दो, इससे पहले वाले में हम पॉजिटिव और नेगेटिव ले चुके हैं, तो इसे हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहो तो अपने आप से एक नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज का भी बना सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिव नेगेटिव भी रखोगे तो क्या होगा, साइड में दैट इज रीजन 1 और 3 में मैक्सिमम होगा, रीजन 2 में मिनिमम हो जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज थिन, ये थिन है, यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। इसमें देखो हम दो कंसेंट्रिक ले रहे हैं, एक तो कैपिटल आर का और एक स्मॉल आर का। देखो ये कैपिटल आर वाला जो है हॉलो है ये, तो ये कैपिटल आर वाला पोर्शन इनक्लोज है, इनक्लोज में जीरो होता है, आगे हम देखेंगे। और बाहर जो एरिया है वो भी जीरो हो जाएगा, यानी कहाँ पे बचेगा फील्ड, यही बीच में बचेगा, यानी आर माइनस आर, स्मॉल आर माइनस आर के टर्म्स में कहीं ना कहीं बचेगा। तो एनीवेज हम इसे देखो, तो अगर हम P आउटसाइड द शेल की बात करें, ये वाला पोर्शन P, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाएंगे तो वहाँ पर E और ds एक डायरेक्शन में, तो एक फॉर्मूला आ गया। ये तो अब आपको बहुत ईजी होगा, आप इसे सीधा लिख सकते हो E डॉट ds क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ds का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले देखो P कितना है, बाहर है, बाहर का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, वहाँ से हमने E निकाल दिया। अब सिंस जो Q है, Q क्या होगा, चार्ज, देखो ये चार्ज डेंसिटी, चार्ज है ना ऊपर, तो सिग्मा इंटू में 4 पाई किस सरफेस पे है, तो कैपिटल आर वाले पे, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हमारा फील्ड का एक फॉर्मूला आ जाएगा। इसका एक इंटीग्रल मेथड भी है जिससे हम फॉर्मूला निकालते हैं, और उसमें हम सीधा लिमिट दे देते हैं
कैपिटल आर टू स्मॉल आर, वो हम हैंड रिटन में डिस्कस करेंगे। सेकंड देखिए, अगर जो ए पॉइंट है, ध्यान दो, वहां हमने अभी पी के लिए निकाला, पी बाहर है ना, बाहर यानी आउटर सरफेस पे। केस 2 बना रहे, जब हम कहाँ पर आ गए, ए पर आ गए, और ए कहाँ पर है, तो ए देखिए अंदर वाले, ये देख रहे हो, ये कैपिटल आर वाले, उस वाले यानी बाहर वाले पोर्शन को हटा दिए, उस पर अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला एरिया ले रहे हैं, उसमें हम क्या लाए थे, स्मॉल आर स्क्वायर, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर, और उसके बाद हम वैल्यू रखते हैं, तो क्यू बाई एप्सा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर में 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, और क्यू बाई एरिया होता है सिग्मा, तो फॉर्मूला हो गया इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला देखिए, अगर हम बीच की बात करें, अंदर ले लें, तो अंदर आपको पता है चार्ज इनको, ये गॉस का एक पॉइंट है कि चार्ज इनक्लोज्ड जो होता है वो 0 होता है, इसकी वजह से आप सीधा लिख सकते हो सिंस ई इज 0 हेंस हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। एनीवेज आप ये ध्यान देना, जो कैविटी होती है जहाँ ई इक्वल टू 0 होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कहीं पे थंडर स्टॉर्म है, ये 2015 बोर्ड का क्वेश्चन भी था मिस्टर पाठक करके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी गाड़ी के अंदर हो और बाहर बिजली गिर रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो आप कभी भी बाहर मत निकलो, क्योंकि आप अंदर ज़्यादा सेफ हो, बिकॉज अंदर चार्ज जा ही नहीं सकता, ये सरफेस से ही ग्राउंड हो जाएगा और आप एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर रहोगे। यहाँ पे एक ग्राफ देख लो आप, ई और आर के बीच, देखो सिंस यहाँ पर फील्ड 0 था या कांस्टेंट था, ठीक, तो ये ग्राफ ऐसे बना, उसके बाद जैसे ही सरफेस से आप बाहर निकले वो कम होते चला जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ऐसा आपका ई और आर का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 4, जिसमें कैपेसिटेंस और वेन डायग्राफ की बात करेंगे। एनीवेज आज का जो हम टॉपिक है, क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने एरिया वेक्टर देखा, एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की, इसके तीनों स्पेशल केसेस देखे, फिर सॉलिड एंगल की बात की, उसके बाद गॉस थ्योरम की बात की, वहाँ से हमने डिडक्ट किया कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के बाद एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन में 3 चीज़ हमने देखा, एक तो चार्ज रॉड की वजह से फील्ड, एक प्लेट की वजह से फील्ड, प्लेट में फिर हमने फर्दर केसेस बनाए कि पैरेलल प्लेट के बीच में हमने चार्ज निकाला 3 रीजन में, अलग अलग केस में, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर हमने लास्ट जो एप्लीकेशन देखा वो है स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार एक यूनिट जब कंप्लीट होगा तो मैं फिर इसे टॉपिक बाय टॉपिक जो इम्पोर्टेंट, आप कमेंट करो, मुझे बताओ कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, फिर हम उसमें हैंड राइटिंग में, यानी कि मैं खुद लिख के लाइव उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करके और मोर एग्जाम्पल से उसे फिर हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी इसको बारे में बताएं और उन्हें कहीं से सब्सक्राइब करने को। थैंक यू। जो अगला पार्ट है 4th पार्ट, उसमें हम ये टॉपिक्स देखेंगे, तो हम उसको मे बी आज या कल वो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।